सोचिए एक ऐसा वाकया जो पूरी दुनिया के तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के निज़ाम को हिला कर रख दे। 2026 की ईरान जंग ने सिर्फ एक सियासी बहरान को ही जन्म नहीं दिया, बल्कि इसने एक ऐसा ज़बरदस्त सप्लाई शॉक पैदा किया है जो दुनिया को ज़बरदस्ती एक बिल्कुल नए रास्ते पर धकेल रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह कौमें रिवायती पेट्रोस्टेट मॉडल से निकलकर तेज़ी से इलेक्ट्रोस्टेट यानी इलेक्ट्रिक पावर और व्हीकल्स के दौर की तरफ बढ़ रही हैं। 20%। सुनने में शायद ये कोई छोटा आदत लगे, लेकिन जरा गौर करें। दुनिया भर की तेल की तिजारत का 20% हिस्सा सिर्फ एक रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। और जब मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से ये रास्ता बंद हुआ तो इसका सीधा सा मतलब था कि आलमी सप्लाई चेन अचानक रुक गई, बिल्कुल एक झटके में। और यहीं से ये सारा आलमी पैनिक शुरू होता है। ओके, तो इस तज्जिये में हम इन अहम बातों पर गौर करेंगे। हॉर्मुज की बंदिश, इसके आलमी असरात, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का खतरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी की तरफ दुनिया की तेज़ी, और आखिर में तवानाई की नई आलमी तकसीम। तो शुरुआत करते हैं सबसे अहम पॉइंट से, यानी हॉर्मुज की बंदिश। मैथ बहुत सीधी है। जंग शुरू होते ही ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें फौरन 10 से 13% तक बढ़ गईं। कीमत 80 से $82 फी बैरल तक जा पहुंची। लेकिन बात यहां रुकी नहीं। माहिरीन ने वार्न किया कि ये $100 तक जा सकती है। इस अचानक इजाफे ने आलमी मईशत को बुरी तरह झंझोड़ दिया, क्योंकि जाहिर है जब फ्यूल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट और हर चीज़ की लागत अचानक आसमान से बातें करने लगती हैं। और इस बहरान का पैमाना वाकई तारीखी था। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सरबराह ने इसे तारीख का सबसे बड़ा आलमी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ का चैलेंज करार दिया। हालात यहाँ तक आ गए कि कतर जैसे बड़े एक्सपोर्टर को अपना लिक्विफाइड नेचुरल गैस का अमल अचानक रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके जहाज़ गल्फ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। जब तेल के साथ साथ गैस की सप्लाई भी रुक जाए तो संगीनी का अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब आते हैं इसके आलमी असरात की तरफ। अब जरा ये देखें कि इस पैनिक ने दुनिया को किस तरह अलग अलग तरीकों से मुतासिर किया। मिसाल के तौर पर स्लोवेनिया में लोगों को दिन में सिर्फ 50 लीटर फ्यूल खरीदने की इजाज़त दी गई। श्रीलंका में तेल बचाने के लिए वर्किंग वीक ही 4 दिन का कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के हिस्से विक्टोरिया में हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी ताकि लोग अपनी गाड़ियां ना निकालें। और एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, वहां तो फ्यूल की शिद्दत की कमी और बढ़ती हुई कीमतों की वजह से हज़ारों परवाजें कैंसिल हो गईं। एक शॉक और दुनिया भर में परेशानी। लेकिन इस संगीन बहरान ने कुछ हैरानकुन इनोवेशंस को भी जन्म दिया। थाईलैंड की बैंगचा कॉर्पोरेशन का ये फ्राई टू फ्लाई प्रोग्राम ही देख लें। उन्होंने ऑफर दी कि लोग 2 लीटर इस्तेमाल शुदा पकाने का तेल देकर 1 लीटर फ्यूल ले जा सकते हैं। फिर इस पकाने वाले तेल को सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में तब्दील किया जाएगा। ये दर्शाता है कि माइक्रो लेवल पर यानी आम आवाम और लोकल कंपनियां इस बहरान से निमटने के लिए कितने अनोखे और नए तरीके अपना रही थीं। तो इस सब का अगला नतीजा क्या निकला? ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का खतरा। 30%। दुनिया भर में फसलों के लिए इस्तेमाल होने वाले यूरिया खाद का 30% हिस्सा इस एक छोटे से रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। चूंकि यूरिया नेचुरल गैस से बनती है, इसलिए रास्ता बंद होने का मतलब था कि तेल के साथ साथ किसानों की खाद की सप्लाई भी फौरन रुक गई। इसका सीधा असर हमारी रोज़मर्रा की खुराक पर पड़ता है। फूड पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बिल्कुल वाज़ेह थी। खलीजी ममालिक में ग़िज़ाई मसाइल तो पैदा हुए ही, लेकिन साथ ही वसीतर कमी की वजह से आलमी सतह पर आम आवाम के लिए कीमतें बढ़ना शुरू हो गईं। फॉर्मूला बहुत सादा सा है। महंगा फ्यूल और महंगी खाद का सीधा मतलब है महंगी गंदम, महंगी मकई और महंगी सब्जियां। यानी जो चीज़ तवानाई के बहरान के तौर पर शुरू हुई, वो अब दरअसल एक ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का बहरान बन चुकी जी। अब देखते हैं कि इस दर्दनाक सूरत हाल ने किस चीज़ को तेज़ी दी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी की तरफ दुनिया की मुंतकली। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौमें इस तरह के फ्यूल बहरान से खुद को मुस्तकबिल में कैसे महफूज रख सकती हैं। इसका वाहिद मुस्तकिल हल बाहर के तेल पर इन्हिसार ख़त्म करना और मुकामी सतह पर इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाना है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिर्फ माहौलियाती मसले का हल नहीं रहीं, बल्कि ये कौमी सलामती और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सख्त ज़रूरत बन चुकी हैं। अगर हम श्नाइडर इलेक्ट्रिक की पेश करदा इस ब्लूप्रिंट पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि असल चैलेंज ईवी की टेक्नोलॉजी खुद नहीं, बल्कि हमारे पावर ग्रिड की ठीक से मंसूबाबंदी है। उन्होंने 3 अहम कदम बताए हैं। पहला, मुस्तकबिल की पावर मांग को पहले से प्लान किया जाए। दूसरा, चार्जिंग नेटवर्क्स में डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम लाजमी शामिल हो ताकि ग्रिड ओवरलोड ना हो। और तीसरा, इस ईवी चार्जिंग को वसी आलमी तवानाई की पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए। सिर्फ गाड़ियां बनाना ही काफ़ी नहीं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना ज़रूरी है। और यहाँ से जन्म लेती है आलमी सतह पर तवानाई की एक नई तकसीम।
ये नई तकसीम देखने में बहुत हैरान कुन है। दुनिया दो मुख्तलिफ रास्तों पर चल पड़ी है। एक तरफ अमेरिका जैसे ममालिक हैं जो फॉसिल फ्यूल्स और तेल पर इन्हिसार करते हुए उसी पुराने पेट्रोस्टेट मॉडल को कायम रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं ग्लोबल साउथ जैसे ब्राज़ील को देख लें, वो पुरानी रविश को छोड़कर जदीद चाइनीज़ ईवी टेक्नोलॉजी को बड़ी तेज़ी से अपना रहे हैं। एक वक्त था जब ब्राज़ील में फोर्ड की फैक्ट्री चलती थी, अब उसी फैक्ट्री को चाइना की BYD कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है और वहां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन रही हैं। ये आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ी दरार है। लेकिन इन नए इलेक्ट्रिक ग्रिड्स के मसाइल हल कैसे होंगे? इसका एक बेहतरीन तरीका सामने आया है, डायनामिक लोड मैनेजमेंट। मिसाल के तौर पर न्यू साउथ वेल्स के अस्पतालों में ये तकनीक इस्तेमाल हो रही है। उन्हें अपनी ज़रूरी एम्बुलेंस फ्लीट्स को इलेक्ट्रिक पर चलाना है, लेकिन वो किसी मैसिव नए पावर ग्रिड के लगने का इंतजार नहीं कर सकते, तो उन्होंने स्मार्ट ग्रिड्स यूज करना शुरू कर दिए। ये सिस्टम रियल टाइम में देखता है कि किस गाड़ी को कितनी बिजली चाहिए और उसी हिसाब से लोड मुतवाजन करता है, यानी मौजूदा कैपेसिटी के अंदर ही सेफ तरीके से काम चलाया जा रहा है। टिम प्रैट, जो स्नाइडर इलेक्ट्रिक से वाबस्ता हैं, उनकी ये स्टेटमेंट इस पूरे तज्जिए का दरअसल निचोड़ है। उनका कहना है कि ट्रांसपोर्ट को बिजली पर लाना सिर्फ माहौलियाती फायदे और कार्बन एमिशंस कम करने की बात नहीं है, यह तवानाई की खुद मुख्तियारी की तरफ एक वाकई हकीकी कदम है। जब पेट्रोस्टेट मॉडल छोड़ दिया जाता है तो पावर जनरेशन एक आलमी कमजोरी से निकलकर मुल्क की अपनी अंदरूनी ताकत बन जाती है। फिर बाहर के सप्लाई शॉक्स आपको मुतासर नहीं कर सकते। तो इस तज्जिए को हम एक अहम सोच के साथ मुकम्मल करते हैं। एक ऐसा दौर जहां अचानक रास्ते बंद हो सकते हैं और सप्लाई चेन टूट सकती है। क्या वहां बाहर से मंगवाए गए फ्यूल पर इन्हिसार करना ही किसी कौम की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं बन चुका? 2026 के इस बुरान ने बिल्कुल वाजे कर दिया कि एक मुल्क के एनर्जी ग्रिड और उसकी सलामती आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जो कौमें जल्दी इस नए इलेक्ट्रोस्टेट के दौर को अपनाएंगी वही मुस्तकबिल में सेफ रहेंगी। उम्मीद है कि इस वजाहत ने इस अहम मुद्दे को ठीक से समझने में मदद की होगी।